अब हम देख लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस को। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती क्या है? सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि हैं वो इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश ओरिएंटेड भाई कैसे? इंग्लिश ओरिएंटेड इस तरीके से कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ना, इसमें इंग्लिश के लफ्ज़ बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और वो कर भी वही रहे होते हैं कि जो आपको पढ़ने के बाद लगेगा वो करेंगे। मसलन एक मैं दिखाता हूँ आपको कि एक लफ्ज़ उसमें बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, उसको कहते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ आपके ख्याल में क्या करता है? प्रिंट एफ के नाम से देखें पता लग रहा है कि भाई ये कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करता होगा, और ये बिल्कुल यही करता है। एक और इसमें बड़ी कॉमनली टर्म जो है ना यूज़ की जाती है वो होती हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट ये कहती हैं कि भाई इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर, और एल्स का मतलब होता है अगर ये ना हो तो ये। ठीक है, तो ये भी यही करती भी यही हैं उन कोडिंग लैंग्वेजेस में कि भाई कि अगर आप कहते होते हैं इफ़ अगर, और आप आगे कहते हैं कि भाई ये चीज़ हो, मतलब कि आप कहेंगे कि भाई अगर एक्स की वैल्यू जो कि है वो 2 के बराबर हो तो ये काम कर देना। ठीक है, वरना मतलब कि एल्स जो कि है वो ये काम कर देना। ठीक है, तो बिल्कुल जो कि है आपने जैसे कि नॉर्मली अगर उर्दू में भी ट्रांसलेट करके उसको पढ़े ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये कोड कर क्या रहा है। तो बेसिकली इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज है कि अगर आपको इंग्लिश ठीक आती है, मतलब गुजारा भी आती है, तो आप बड़े आसानी के साथ जो है इसको समझ सकते हैं कि भाई ये लैंग्वेज में कहा क्या जा रहा है। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास कि भाई ये लैंग्वेजेस बहुत कॉमनली अब यूज़ की जाती हैं क्योंकि कोड जो के हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, तो मशीन लैंग्वेजेस के अंदर आप उनको कोड एज सच कर नहीं सकते लो लेवल में, असेंबली में, या कह लें कि भाई जो मशीन लैंग्वेज में तो वैसे नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो रहती है असेंबली, तो असेंबली में छोटे कोड्स तो अभी भी किए जाते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा बड़े कोड्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही लिखे जाते हैं अब ये चूंकि आपको मैंने दिखाया भी कि भाई देखें ये चूंकि इंग्लिश ओरिएंटेड है, इस वजह से इनको इसको समझना, इसमें कोड करना और इसको डिबग करना बड़ा आसान है। कि बड़ा आराम आराम से आप जो है ना कोड को पढ़ के आपको, मे बी अगर मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग का नॉलेज ना भी हो तो इसका जो बेसिक कोड्स हैं उनको आप पढ़ के किसी हद तक बता सकते होंगे कि भाई ये कोड कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए इनको जो है ना समझना, कोड करना और डिबग करना बड़ा आसान होता है। जो कंप्यूटर है ना वो सिर्फ एक ज़ुबान समझता है जो कि है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो बाकी ज़ुबान जो हम सारे करते हैं सपोर्ट तो करता है, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता है। तो चलती उसमें किस तरीके से है कि भाई एक सॉफ्टवेयर होता है जो उसमें पहले से लिखा गया होता है, उसको कहते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर, या आप कह लें एक प्रोग्राम होता है। ये करता ये है कि भाई जो भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है ना, उसको ये मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, और आपका जो कंप्यूटर है ना फिर वो उस मशीन लैंग्वेज को यूज़ करके प्रोग्राम को रन कर देता होता है। लास्ट चीज़ जो हमारे पास है कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस होती कौन कौन सी हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस तो अब जितनी भी मोस्टली आप यूज़ कर रहे होंगे ना आगे, वो सारी तकरीबन हाई लेवल लैंग्वेजेस ही होती हैं। तो इनकी कोई एग्जांपल्स अगर आपसे पूछ ले तो आप बता दें कि भाई सी हो गई, पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, पास्कल, विजुअल बेसिक, सी शार्प, ये सब जो है ना ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब हम दोबारा चलते हैं उसी के ऊपर कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस में अब हम देखते हैं कि भाई आगे क्या क्या है। ये हमने देखा था थोड़ी देर पहले भी, जब हमने देखा था कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लो और हाई लेवल में डिवाइड हुई हुई हैं। लो में फिर हमने देखा था कि आगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, अब हम देखेंगे कि हाई में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब इधर एक चीज़ ना समझाना या समझना आपका जो है वो बड़ा ज़रूरी है, वो ये कि भाई जो हमारे पास होती हैं ना हाई लेवल लैंग्वेजेस, इनके अंदर आप क्लियरली ये नहीं कह सकते कि अगर एक लैंग्वेज जो कि है वो इसकी एक कैटेगरी में लाया करती है ना दूसरी में नहीं करती होगी। मसलन यहाँ पे जब था तो आप कहते कि भाई एक मशीन लैंग्वेज है ना, तो अगर कोई लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है ना जो कि 0101 की फॉर्म में है तो वो असेंबली लैंग्वेज नहीं है, या कोई लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है तो वो मशीन लैंग्वेज नहीं है। जबकि अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में इस तरह की बाउंड्री एग्जिस्ट तो करती है किसी हद तक, लेकिन कोई एग्जांपल ऐसी भी हो सकती है जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोसीजरल में भी आ जाए और स्ट्रक्चर्ड में भी आ जाए। मसलन मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम आगे भी देखेंगे कि भाई सी की जो लैंग्वेज है ना और पास्कल की जो लैंग्वेज है, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है और ये स्ट्रक्चर्ड भी है। मतलब कि इसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो आप इसकी दोनों के एग्जांपल्स में अगर लिख दें सी भी और पास्कल भी, तो ये दोनों के लिए ट्रू है क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड भी है और वो प्रोसीजरल भी है। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में कुछ चीज़ें जो कि हैं वो ओवरलैप करती हैं कि भाई वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी आ जाती हैं और स्ट्रक्चर्ड भी होती हैं। तो इनको अब हम देखते हैं एक एक करके। ये चीज़ बस बतानी ज़रूरी थी कि आपने किसी भी लैंग्वेज को इस तरीके से नहीं समझना कि भाई अगर वो प्रोसीजरल है तो वो स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकती। वो ये भी हो सकता है कि प्रोसीजरल भी हो और स्ट्रक्चर्ड भी हो। तो इनकी मैं आपको आगे मिसाल भी दे दूंगा। तो हम शुरू कर लेते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज के साथ। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हमारे पास जो कि हैं ये बेस करती हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के ऊपर। अब आप पूछेंगे भाई मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है?
मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है कि भाई हमारे पास सेवरल मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटी चीज़ें हैं या छोटे छोटे चंक्स ऑफ कोड हैं, उनको जोड़ना जो है ना, मॉड्यूल्स को जोड़ना, जैसे लेगोस नहीं होते, लेगोस के पीसीज होते हैं, उनको आप जोड़ते हैं और एक चीज़ बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है वो आप लेगोस जो है उनको समझ लें कि वो मॉड्यूल्स हैं और उनको आप जोड़ते हैं और एक चीज़ बना लेते हैं। इसकी आप मिसाल ले लीजिए कि भाई मैं आपको कहता हूँ कि हमने एक बनाना है कैलकुलेटर, ठीक है, और सपोज कर लेंगे कैलकुलेटर बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है, हालांकि है नहीं वैसे, लेकिन चलें सपोज कर लें फिलहाल, सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो अब मैं कहता हूँ कि भाई जो कैलकुलेटर है ना उसके अंदर जो कि है फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की, मल्टीप्लाई करने की और डिवाइड करने की, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हम ना चार बंदों को ये टास्क असाइन कर देंगे। वो किस तरीके से, हम कहेंगे कि जो बंदा है ना पहला वाला, मसलन कोई काशिफ नाम का बंदा है, इसको हम कहेंगे कि भाई आपने ऐड का कोड लिखना है। एक और जो कि है हमारे पास है बंदा जो कि साद है, उसको हम कहते हैं कि भाई आपने सब्ट्रैक्ट का कोड लिखना है। एक और हमारे पास है अली, इसको हम कहते हैं कि भाई आपने जो है मल्टीप्लाई का कोड लिखना है। और एक और बंदा है हमारे पास हसीब, इसको हम कहेंगे कि भाई आपने डिवाइड का कोड लिखना है। तो ये चारों बंदे जो कि हैं कोड लिखेंगे, अपने अपने कोड लिख लेंगे। तो भाई हर एक का एक फंक्शन होगा। वो अगर सी में कोड लिख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि भाई एक बंदा जो कि है वो कोड लिखेगा कि भाई ऐड का कोड लिखेगा तो लिखेगा वॉइड ऐड करके, मतलब कि एक फंक्शन मैं आपको वैसे लिख के दिखा रहा हूँ कि भाई वो ऐड का कोड इस तरीके से लिखेगा। तो वो अपना कोड जो है इसमें लिख देगा। एक और बंदा जो कि है वो लिखेगा जब अपना कह लें सब्ट्रैक्ट का कोड, तो वो कुछ इस तरीके से लिख देगा सब्ट्रैक्ट का कोड कि भाई एक सब्ट्रैक्ट का एक फंक्शन बना लेगा। वो कोई दो नंबर्स इनपुट लेता होगा और इसी तरह अपना वो कोड कर लेगा, ठीक है, ये भी दो नंबर्स इनपुट लेगा। इसी तरह जो कि है वो अपना डिवाइड का भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई का भी लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे एंड पे कि हम इन सारे कोड्स को एक ही फंक्शन, सारे कोड्स फंक्शंस की फॉर्म में है ना, जैसे कि ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसी तरह ये एक दूसरा जो कि है फंक्शन लिखा हुआ है। इन सारे कोड्स को हम क्या करेंगे, ऐड अप कर लेंगे और इकट्ठे लिख देंगे एक जगह के ऊपर जाके बस, ठीक है। तो एक फाइल के अंदर इन सारों को लिख देंगे और हमें जो सा भी चाहिए होगा इनमें से हम उसको कॉल करा लिया करेंगे। तो हमारा कैलकुलेटर देखे तैयार हो गया। तो मॉड्यूलर कैसे हुआ कि भाई मॉड्यूल्स की फॉर्म में वो फंक्शंस लिखे गए, ऐड के, सब्ट्रैक्ट के, डिवाइड के, और हमने एंड पे क्या किया, उन सारों को जोड़ लिया एक एक फाइल के अंदर, हम सारों को हमने यूज़ कर लिया। तो बेसिकली हमने जो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर ली। ये जो क्या है हमें फ़ायदा होता है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं वो इजी टू कोड, मॉडिफाई, डीबग एंड रीयूज हैं। इजी टू कोड तो हमने देख लिया कैसे थी कि भाई एक बड़ा सा कोड डिवाइड करके मल्टीपल बंदे कर सकते हैं, तो भाई आसानी होगी ना कोड करने में। मॉडिफाई करना आसान है। मॉडिफाई करना आसान कैसे है कि सपोज जो कोड लिखा था ना हसीब ने, उसमें थी गलती। अब वो कोड जो कि है हमें बाकी सारे कोड चेंज नहीं करने पड़ेंगे, हम सिर्फ वसीब वाले फंक्शन में जाएंगे जो कि मल्टीप्लाई का फंक्शन था, और उसमें जाके वो करेक्शन कर देंगे, तो हमारा कोड ठीक हो जाएगा। सही है। तो मॉडिफाई करना आसान हुआ ना। इसी तरह डिबग करना आसान होगा, मतलब कि कोई गलती पकड़ना उसमें आसान होगा। और रीयूज़ करना आसान होगा, मसलन हम कहते हैं कि भाई अब हमने कैलकुलेटर लिखना है उसमें स्क्वायर का भी फंक्शन हो, ठीक है, तो आप एक और नया फंक्शन बस डाल दें, जो फंक्शन आप बना देंगे स्क्वायर का, तो वो नंबर्स को स्क्वायर करता होगा और उसको भी कॉल करा लें, जबकि बाकी सारा कोड आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की, इसमें हमारे पास आ जाती हैं, आपके पास है फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, सी है और बेसिक है। ये सब वो एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी एग्जिस्ट करती हैं इसके अंदर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में। अब इसके अंदर आप ये देख लें कि जो पुराने वर्जन थे ना फोर्ट्रॉन के और बेसिक के, ये वाले वर्जन तो थे ये सिर्फ प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में लाया करते थे, लेकिन ये जो कि हैं स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस में लाया नहीं करते थे। लेकिन आजकल जो वर्जन आते हैं ना फोर्ट्रॉन और बेसिक का भी, ये प्रोसीजरल भी हैं और स्ट्रक्चर्ड भी हैं। और सी और पास्कल तो पहले भी प्रोसीजर्ड भी थी और स्ट्रक्चर्ड भी थी। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस को, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस हमारे पास क्या होती हैं। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस जो कि हैं, कोई भी लैंग्वेज हमारे पास हो, मैं आपसे पूछूं ये स्ट्रक्चर्ड है या नहीं, तो आपने उसके देखना है उसके अंदर तीन फंडामेंटल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। वो तीन फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या हैं, इनको मैं एसएसआर कहता होता हूँ याद रखने के लिए। तो अब ये तीन फंडामेंटल एलिमेंट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला फंडामेंटल एलिमेंट है सीक्वेंस। सीक्वेंस जो क्या है, जो कोड है ना वो सीक्वेंस को एक फॉलो करता हो, एक लॉजिकल सीक्वेंस को। मतलब कि इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जैसे ये वाला लेक्चर चल रहा है, तो शुरू में हमने पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उसके बाद हम गए, हमने कहा ये डिवाइड होती हैं दो फॉर्म में, लो लेवल और हाई लेवल। फिर हमने पढ़ा भाई लो लेवल में जो डिवाइड है आगे मशीन और असेंबली वो क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ा हाई लेवल में जो डिवाइड है आगे प्रोसीजरल क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्या होती हैं।
अब अगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ाता कि मैं शुरू में करता कि भाई स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, फिर बताता कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, फिर मैं चला जाता भाई असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा था, कोई लॉजिक नहीं बन रही थी, आपको मेरी बात ना समझ आती, तो इलॉजिकल बात हो जाती ना, वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, उस तरह का जो काम होगा ना वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अभी जो सीक्वेंस को अगर फॉलो इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने लेक्चर को लेके चले हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस में लाई करेगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई अगली इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगली प्रॉपर्टी है सिलेक्शन की। ठीक है, सिलेक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिलेक्शन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई जो कि ना कोड का जो चंक है ना उसको सिलेक्ट करना पॉसिबल हो। वो कैसे? किसी कंडीशन की बेस पे बेसिकली। मसलन कि इसके अंदर ना आप कह लें कि इफ़ एल्स की कंडीशन अगर एक हो, कि इफ़ हम कहते हैं एक वेरिएबल था जिसका नाम था आई, हम कहते हैं कि इस आई की वैल्यू अगर ना 3 हो ना, तो एक काम करना है हमने। ठीक है। और एल्स इफ अगर जो है वो आई की वैल्यू हम कहते हैं कि 7 हो ना, तो हमने ये काम नहीं करना, एक और काम करना है, एक डिफरेंट काम करना है। तो देखें कोड की सिलेक्शन होगी ना, कि भाई अगर आई की वैल्यू 3 आई तो ये वाला कोड रन करेगा। ठीक है। जबकि अगर आई की वैल्यू 7 आई तो ये वाला कोड रन करेगा, दूसरा रन ही नहीं करेगा। तो सिलेक्शन हो गई। तो अगर इस तरह का जो भी कोड है ना हमारे पास, अगर इस तरह की चीज़ उसके अंदर एग्जिस्ट करती है जिस भी लैंग्वेज में, कि इफ एल्स है उसमें कंडीशनल आप कर सकते हैं, इफ एल्स की भी एक एग्जांपल है। इस तरह स्विच केस भी होता है कि स्विच में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई वो लैंग्वेज जो है वो किसी चंक ऑफ कोड को यूज़ करेगी या नहीं करेगी। तो इस तरह के अगर उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो सिलेक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। लास्ट जो क्राइटेरिया है इसका, वो कहता है कि भाई रेपिटेशन या लूपिंग अलाउड होनी चाहिए। वो कैसे? कि भाई हमारे पास अगर एक सी की लैंग्वेज है, जैसे सी की लैंग्वेज में हमारे पास होते हैं फॉर लूप्स, या आपने अगर बहुत ही बेसिक आपको पता भी हो तो एक वाइल लूप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस तरह लिखे जाते हैं कि वाइल लूप होता है, एक कंडीशन होती है और फिर आगे यहाँ पे लूप का कोड लिखा होता है। तो वो लूपिंग क्या होती है कि भाई वो बार बार वो कोड रन करता है अनटिल एंड अनलेस एक कंडीशन जो कि है वो सेटिस्फाई ना हो जाए। तो अगर तो इस चीज़ का ऑप्शन अवेलेबल हो कि इस तरह का कोड उसमें लिखा जा सकता है, तो वो तीसरी चीज़ भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटेशन, अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास सेटिस्फाई हों कि वो तीनों फीचर्स उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की एग्जांपल हैं हमारे पास सी, पास्कल, एडा और अल्गोल। सी और पास्कल तो हम आगे भाई सी तो देखेंगे भी, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा भाई कैसे जो कि हम सीक्वेंस को कैसे फॉलो करते हैं, कोड जैसे सीक्वेंस में लिखा जाता है। सिलेक्शन में हम देखेंगे इफ एल्स की स्टेटमेंट्स आएंगी, स्विच की स्टेटमेंट्स आएंगी। और लूपिंग में हम जब जाएंगे तो हमारे पास वाइल लूप्स होंगे, डू वाइल लूप्स होंगे, फॉर लूप्स होंगे। और इन सब के साथ जो कि है हम देखेंगे भाई ये लैंग्वेज वाकई स्ट्रक्चर्ड कैसे है, और ये कई जगह पे हमारे पास कोड में यूज़ हो गया, बहुत इससे यूज हो जाएंगे। लास्ट जो चीज़ हमारे पास रह गई है वो है, हमने देखा था हाई लेवल लैंग्वेजेस में तीन चीज़ें थी, प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर्ड और लास्ट ही हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हम देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती हैं। ऑब्जेक्ट्स पे कैसे बेस करती हैं? कि हम ना एक ऑब्जेक्ट कोई भी जो है ना डिफाइन करते हैं ना जब, तो उसकी हम कुछ कहते हैं कि भाई उसके ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे उसके, मतलब कि एट्रीब्यूट्स मतलब कि उसकी क्वालिटीज़। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो उसके जो प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए कोई मेथड्स होंगे। ठीक है। या उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए कुछ मेथड्स होंगे। ठीक है। अब वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, मसलन इसको एक मिसाल से समझें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान होगा। एक मिसाल आप ले लें कि मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो है कार। ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना कार का, इसके अंदर ना एट्रीब्यूट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, इसका कलर क्या है भाई, इसका जो कि है ये नंबर ऑफ डोर्स इसके कितने हैं, 2 डोर है या ये 4 डोर कार है। ठीक है। इसका जी ब्रांड कौन सा है, क्या ये टोयोटा है या होंडा है। या इसके अंदर अब ब्रांड सिलेक्ट होने के बाद उसका मॉडल क्या है, कि भाई अगर एक ये सपोज होंडा है तो सिटी है या सिविक है। ठीक है। मतलब इसी तरह आप ना इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज जो है डिफाइन कर सकते हैं। मैंने तो ये चंद एक सिर्फ डिफाइन की हैं। एक आध मेथड भी डिफाइन कर लेंगे भाई, सपोज इसके अंदर जो कि है वो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। तो अगर तो ये सारी तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब इसी तरह भाई अगर इसके जो क्रूज कंट्रोल हो तो उसके लिए एक मेथड एग्जिस्ट करता होगा इसके अंदर, अगर नहीं है तो उसके लिए एक मेथड एग्जिस्ट करता होगा इसके अंदर। ठीक है। एक ब्रेक का है तो ब्रेक के लिए एक मेथड एग्जिस्ट करता होगा कि इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है। तो अब मैं आपको कहता कि भाई एक कोड था हमारा, उसमें मल्टीपल कार्स थी। तो एक तरीका तो ये था कि आप ये करते कि आप हर कार के लिए अलग से कोड लिखते।
हर बार आप डिफाइन करते कि भाई एक कार है, उसका रंग ये है, उसके डोर इतने हैं, उसके वो ये ब्रांड है, उसका मॉडल ये है, उसका क्रूज कंट्रोल्स में है या नहीं। फिर अब नहीं, जब मैं आपको कहता अगली कार करें, तो अब आप एक और नया फंक्शन लिखते हैं उसके लिए। उसकी बजाय आपने ये कर लिया कि आपने एक सिर्फ ऑब्जेक्ट बना लिया कार का, स्ट्रक्चर सॉरी आपने बना लिया कार का, और उसके आप आगे ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे कि एक कार है उसका ऑब्जेक्ट है BMW, एक कार है उसका एक और ऑब्जेक्ट है जी सुजुकी ऑल्टो, एक और कार है उसका वही वाला स्ट्रक्चर है, उसका ऑब्जेक्ट है जी होंडा सिविक। और उसके जो है ना आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देंगे, और उसके मेथड्स जो हैं वो सब के लिए सेम एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज के नाम भी इवन सेम है, बस उसकी वैल्यू आप डिफाइन करेंगे। मसलन कि एक कार है उसका कलर कुछ होगा, अगली का कुछ और होगा, सेम भी हो सकता है। तो बड़ा आसान हो गया कि मतलब कि ऑब्जेक्ट्स के यूज़ करते हुए इसको डिफाइन करना। तो इसी तरीके से हम जो है ना अब आगे देखेंगे कि भाई जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगी ना, C++ है जिस तरह, इस वाले कोर्स में तो हम शायद उसको डील ना करें, एक और कोर्स में हम उसके साथ डील करेंगे। तो हम देखेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे जो कोड्स हैं ना उनको बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती है, और उसकी रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हमारे पास है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करती क्या है, दे इट डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स। भाई जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाया, इसी तरीके से उसके अंदर होता है कि भाई एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, और उसके आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती हैं, कुछ उसके अंदर मेथड्स लिखने होते हैं, वो जो है ये डिफाइन करती है कि भाई इस तरीके से वो रूल्स जो है ना लिखे जाएंगे, इस तरीके से उसके लिखे जाएंगे प्रॉपर्टीज़, और इस तरीके से उसके मेथड्स लिखे जाएंगे। अब ये जैसे कि एग्जांपल भी दी मैंने कि भाई जो कॉम्प्लिकेटेड और लार्ज कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो बड़ा ही ईजी हो जाता है उनको लिखना और उनको डिबग करना ऊप से। वो किस तरह कि भाई अभी जो हमने पहले देखा था कि जैसे भाई अगर 100 गाड़ियों का फंक्शन बनाना था, तो 100 बार गाड़ियों का फंक्शन बनाने की बजाय आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, और उसके 100 ऑब्जेक्ट्स बनाना बड़ा आसान है, हर ऑब्जेक्ट एक लाइन में बन जाएगा, जबकि एक फंक्शन बनाने के लिए आपको 10 लाइनें चाहिए होंगी। तो आपका जो कोड जो 1000 लाइनों में होना था, वो 100 लाइनों में हो गया। तो आपका जो कोड था वो एक तो लार्ज प्रोग्राम था, वो एक तो छोटा हो गया तो आसान हो गया, उसका डिज़ाइन आसान हो गया, और कल को अगर उसमें मसला आया तो उसको डिबग करना भी आसान होगा। ठीक है। लास्टली अब ये देख लें कि भाई जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इनकी लैंग्वेजेस, इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है इसके अंदर हमारे पास आ जाती है C++ है, C# है, जावा है, पाइथन है, ये सब जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली जो कि है डेवलपमेंट में यूज़ की जाती हैं।